नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हर किसी के दिल के बहुत करीब है। ये एक ऐसी यात्रा है जो नई जगहों को देखने की गहरी और सदियों पुरानी इच्छा से शुरू होती है, फिर साहित्य की एक बेहतरीन कविता से होकर गुजरती है और आखिर में असली दुनिया के कमाल के इंजीनियरिंग चमत्कारों तक पहुंचती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये रोमांचक विश्लेषण। आगे बढ़ने से पहले इस एक सवाल पर गौर करना तो बनता है, आखिर लोग ट्रेन के सफर का इतना आनंद क्यों लेते हैं? क्या ये खिड़की से बाहर पीछे छूटते हुए नज़ारों का जादू है, या फिर पहिए और पटरियों की वो लयबद्ध आवाज़ जो दिल को अलग ही सुकून देती है? खैर, ये एक ऐसी भावना है जो लगभग हर किसी ने महसूस की होगी। यही वो सफ़र और नए रास्तों की पुकार है जिसका जिक्र आज के हमारे सोर्स मटेरियल में किया गया है। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। रात के अंधेरे और पहाड़ों के बीच सफर करती इस स्टीम इंजन वाली ट्रेन को देखकर कैसा महसूस होता है? यही वो रहस्यमयी और रोमानी माहौल है जो इस टेक्स्ट में समझाया गया है। एक ट्रेन जो धुआं छोड़ती हुई किसी अनजानी मंजिल की ओर जा रही है, वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एडवेंचर और सपनों का एक जीता जागता प्रतीक बन जाती है। आज की इस चर्चा में हम इन 5 मुख्य विषयों को कवर करेंगे: यात्रा का आकर्षण, ट्रैवल कविता का विश्लेषण, कल्पना और काव्यात्मक शैलियां, ट्रेनों की आवाजें और आखिर में असली दुनिया के रेलवे रोमांच। तो पहला हिस्सा है यात्रा का आकर्षण। सोर्स मटेरियल बुनियादी सवाल से ही अपनी शुरुआत करता है कि आखिर हम इंसान अपना घर छोड़कर अनजाने रास्तों पर निकलते ही क्यों हैं? अब सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि टेक्स्ट कैसे सफ़र जैसे कॉम्प्लेक्स अनुभव को छोटे और आसान हिस्सों में बांट देता है। एक वर्ड वेब के जरिए इसको बढ़िया से समझाया गया है। लोग काम या नई जगहों की खोज जैसी वजहों से यात्रा करते हैं, एडवेंचर कैंप्स में हिस्सा लेते हैं जो खुशी से भर देता है। मंजिल चाहे किसी नदी का किनारा हो, रास्तों में खराब मौसम जैसी चुनौतियां तो आती ही हैं, लेकिन यही सब मिलकर तो सफ़र को पूरा और यादगार बनाते हैं। दूसरा हिस्सा है ट्रैवल कविता का विश्लेषण। आइए देखते हैं कि एडना सेंट विंसेंट मिले ने सफर के इस आकर्षण को साहित्य में कैसे पिरोया है। यहाँ टेक्स्ट बताता है कि मिले की कविता ट्रैवल में एक बेहद गहरी लालसा छिपी है। कविता का मुख्य किरदार भले ही फिजिकली रेलवे ट्रैक से मीलों दूर हो, पर दिमाग से वही उन ट्रैक्स पर ही सफर किया जा रहा है। यही उस खूबसूरत और शांत सफर का जादू है जो कवित्री के ख्यालों में पूरी तरह से बस गया है। कविता की शुरुआत इन लफ्ज़ों से होती है कि ट्रेन की पटरियां मीलों दूर हैं और दिन बाकी लोगों की आवाज़ों के शोर से भरा हुआ है। फिर भी दिन भर ऐसी कोई ट्रेन नहीं गुजरती जिसकी सीटी की तेज़ आवाज़ कवित्री को सुनाई न देती हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि शोर होने के बावजूद ध्यान सिर्फ ट्रेन पर है। यहाँ सोर्स टेक्स्ट हमें ए बी और ए बी जैसे राइमिंग स्कीम्स पर गौर करने को भी कहता है, जैसे अवे और डे आपस में राइम करते हैं और स्पीकिंग के साथ श्रीकिंग कितनी बखूबी मैच करता है। अगले हिस्से में ये कल्पना और भी सटीक और मजबूत हो जाती है। भले ही रात बिल्कुल शांत हो, सोने और सपने देखने के लिए बनी हो, फिर भी दिमाग में इंजन चल रहा है। आसमान में ट्रेन के इंजन से निकलते लाल अंगारे, जिन्हें यहाँ सिंडर्स कहा गया है, साफ दिखाई देते हैं और इंजन के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। ये पूरी तरह दिखाता है कि हर वक्त बस यात्रा करने के ही सपने बुने जा रहे हैं। और ये आखिरी स्टैंजा तो सच में जज्बात को पूरी तरह खोलकर रख देता है। कवयित्री दोस्तों के प्यार से घिरी हुई हैं, खुश हैं और मानती हैं कि इससे बेहतर दोस्त उन्हें नहीं मिलेंगे। फिर भी ऐसी कोई ट्रेन नहीं होगी जिसमें वो बैठना ना चाहें, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रेन जा कहाँ रही है। सफ़र और नएपन की ये पुकार सब रिश्तों और आराम से मजबूत लगती है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, इमेजरी और काव्यात्मक उपकरण यानी पोएटिक डिवाइसेस। आखिर इतनी गहरी भावनाओं को शब्दों के जरिए हम तक कैसे पहुंचाया जाता है? आइए इन औजारों को समझते हैं। तो सबसे पहला टूल है इमेजरी। टेक्स्ट समझाता है कि इमेजरी एक ऐसी तकनीक है जो शब्दों से दिमाग में एक जीती जागती तस्वीर बना देती है। जैसे कविता में सिंडर्स रेड ऑन द स्काई का उपयोग हुआ है। इसे पढ़ते ही हमारी आंखों के सामने अंधेरी रात और उसमें चमकते ट्रेन के लाल अंगारों का दृश्य एकदम साफ बन जाता है ना? ये कवित्री की चाहत को और भी यथार्थ बना देता है। इसके साथ ही कवयित्री ने एक और बेहतरीन टेक्निक का इस्तेमाल किया है, और वो है कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास। एक तरफ है लोगों की आवाज़ों से भरा हुआ शोर शराबे वाला व्यस्त दिन, और दूसरी तरफ है नींद के लिए बनी एकदम शांत रात। इन दोनों बिल्कुल अलग स्थितियों को रखने का मकसद ही यही है कि
चाहे दिन का शोर हो या रात का सन्नाटा, ट्रेन की याद दोनों ही वक्त बराबर बरकरार रहती है। हमें एक और कमाल के कविता फॉर्मेट से रूबरू कराता है, जिसे डायमंड टे पोएम कहते हैं। नाम से ही थोड़ा पता चल रहा है, ये लिखने पर एक डायमंड या हीरे के आकार की दिखती है। इसमें एक खास तरीके से नाउन्स, एडजेक्टिव्स और आईएनजी वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जो दो एकदम विपरीत विचारों को, जैसे दिन और रात या पढ़ना और एडवेंचर को, एक पुल की तरह जोड़ने का काम करते हैं। ये सीखने का बड़ा ही मजेदार और क्रिएटिव तरीका है। चलिए बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, ट्रेनों की आवाजें। अब हम शांत कविता से बाहर निकलकर भाषा और मैकेनिक्स के शोर शराबे वाली दुनिया में चलते हैं। यहाँ भाषा की अमीरी और डिटेल्स देखने को मिलती हैं। कविता में ट्रेन की सीटी के लिए श्रीकिंग शब्द आया था, जिसका मतलब है एक बेहद तेज और कानों को चुभने वाली आवाज। पर सोर्स टेक्स्ट बस यही नहीं रुकता, ये लाउड आवाजों की पूरी वोकैबुलरी सिखा लेता है। वेलिंग यानी दुख या एक्साइट होकर जोर से रोना, हॉलरिंग का मतलब कैजुअल बातचीत में जोर से चिल्लाना, और बॉलिंग मतलब पूरा कंट्रोल खोकर बुरी तरह रोना। ये शब्द सिर्फ आवाज नहीं बताते, उनके पीछे छिपी इमोशंस को भी बखूबी पकड़ते हैं। भाषा को समझने की इस प्रक्रिया में टेक्स्ट एक बहुत ही जरूरी फोनेटिक नियम सिखाता है, लेटर सी का उच्चारण। कविता में आए शब्द सिंडर्स को आखिर स इंडर्स क्यों बोला जाता है, के इंडर्स क्यों नहीं? नियम कहता है कि जब भी सी के बाद ई, आई या वाई आए तो आवाज स की निकलती है, जिसे सॉफ्ट सी कहते हैं। वहीं जब सी के बाद ए, ओ या यू आए तब वो हार्ड सी यानी क का साउंड निकालता है, जैसे कैट या केबल। है ना कितनी बढ़िया और काम की जानकारी। आखिर में आते हैं पांचवें हिस्से पर, असली दुनिया के रेलवे रोमांच। भाषा और कविता से बाहर निकलकर अब उन असल रेलवे सिस्टम्स को देखते हैं जिन्होंने सफर का मायना ही बदल दिया। कविता में तो एक शांत अकेले माहौल में ट्रेन की कल्पना की गई थी, लेकिन जरा असली दुनिया के रेलवे स्टेशंस का दृश्य देखिए। लोगों का आना जाना, भरी हुई प्लेटफॉर्म्स, उत्साह और हलचल। असल सफर की ये भीड़-भाड़ उस काल्पनिक शांति से एकदम उलट है, पर इसका अपना ही एक अलग जादू और रोमांच होता है। जादू की कुछ जीती जागती मिसालें सामने रखता है, जैसे भारत की ये अनोखी विरासतें, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे। ये 19वीं और 20वीं सदी की ऐसी बेमिसाल इंजीनियरिंग का नमूना है जो पहाड़ों की मुश्किल चढ़ाई पर आज भी शान से और बेहतरीन ढंग से काम कर रही हैं। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन रेलवे का ये रोमांच सिर्फ पुराने जमाने तक सीमित नहीं रहा। टेक्स्ट 21वीं सदी की कमाल की उन्नति को भी दर्शाता है। मार्च 2024 में कोलकाता में शुरू हुई भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो इसका बेहतरीन उदाहरण है। ये सोचकर ही कितना हैरातंगेज लगता है कि ये ट्रेन हुगली नदी के ठीक नीचे से होकर गुजरती है। ये जापान के सेकॉन टनल और यूरोप के चैनल टनल की तर्ज पर बनी एक आधुनिक इंजीनियरिंग मार्वल है। और जब आधुनिकता की बात आती है तो स्पीड यानी गति का जिक्र होना लाजमी है। 107 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस की। 2019 में लॉन्च हुई ये इंडिजिनस यानी पूरी तरह से स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन इस बात का प्रतीक है कि आने वाले समय में भारत का सफर कितना तेज, कुशल और आरामदायक होने वाला है। तो इन सब रोमांचक बातों के बाद टेक्स्ट एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। एक तरफ कविता की वो शांत और सुहानी कल्पना है, दूसरी तरफ पहाड़ों को चीरती ऐतिहासिक हेरिटेज ट्रेन्स, और तीसरी तरफ नदियों के नीचे से गुजरती आधुनिक मेट्रो। ये सोचने वाली बात है कि आखिर इनमें से किस ट्रेन का सफर सबसे ज्यादा रोमांचक होगा, और क्या सच में मंजिल से ज्यादा सफर खुद खूबसूरत होता है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने यात्रा और ट्रेनों को लेकर एक नई उत्सुकता जरूर जगाई होगी। इस सफर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।